Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indikhawadat. Today I am discuss about the gametogenesis, formation of the gamete. Clear? Okay. Now we are talking about the gametogenesis, formation of gamete called gametogenesis. Clear? टेस्टिस फॉर्मेशन करता है बेटा स्पर्मेटोजोआ का, process called spermatogenesis. A very big difference between the spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. थ्री टर्मिनोलॉजी आप समझिएगा कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे बोली जाती है, बहुत ही क्लियर कट आप देखिएगा, आगे पूरी बातें समझ में आएगी. ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा और हम लोग कहें एग, फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis. जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, फॉर्मेशन. ओवा oogenesis यानी ओवा का फॉर्मेशन, स्पर्मा यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन. तो अगर हम लोग देखें फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस का तो एक ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है कि ये बेटा जो है मेल जर्म सेल्स होती हैं. हम लोगों ने देखा था ये मेल जर्म सेल्स होती हैं, ये सर्टोली सेल होती हैं. सर्तोली सेल, नर्स सेल. सर्तोली सेल का ही दूसरा नाम होता है बेटा नर्स सेल. ठीक है, कौन सी सेल? नर्स सेल. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. अब स्पर्मेटोजेनेसिस में और इसी में स्पर्मेटोगोनिया हम लोगों को देखने को मिलती है. इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, यही आगे चल के फॉर्मेशन करती हैं बेटा स्पर्म का. किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है ना. यानी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को दिखेगा मेल जर्म सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स होती हैं. ठीक है ना. इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं. बहुत अच्छे से देखिएगा. स्पर्मेटोगोनियम क्या है बेटा? इमेच्योर मेल जर्म सेल है. स्पर्मेटोगोनियम में मल्टीप्लाइकेशन होता है यानी माइटोसिस होती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. ठीक, स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ. अब स्पर्मेटो जो गोनियम होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, माइटोसिस हुई यानी अपना नंबर ये लोग बढ़ाते हैं. कुछ स्पर्मेटोगोनिया की सेल को हम लोग डिफ्रेंशिएशन होता है यानी थोड़ा सा मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यानी स्पर्मेटोगोनिया में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे. तो यानी अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होती है, यानी मियोसिस हुई. मियोसिस का मतलब होता है बेटा रिडक्शन डिवीज़न, आरडी प्यार से बोलते हैं. ठीक है ना. रिडक्शन डिवीज़न हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी. अब जब कभी भी मियोसिस होती है, ये 46 है तो दो बनेंगे बेटा. ठीक, 23 और 23 के पार्ट में दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ. फिर होती है मियोसिस सेकेंड. मियोसिस सेकेंड का ही दूसरा नाम होता है बेटा माइटोटिक डिवीज़न. कौन सा डिवीज़न? माइटोटिक डिवीज़न कहें या हम लोग कहें इक्वेशनल डिवीज़न. कौन सा डिवीज़न? इक्वेशनल डिवीज़न. ठीक है ना. जैसे फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन का हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी फॉर्मेशन हो रहा है. यानी ये कितने बनेंगे? अब 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ. ठीक, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम नंबर 23 होंगे. उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होती है. स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म जब बनेगा तो होगा बेटा स्पर्मियोजेनेसिस. याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बना. अब यही स्पर्म, जो ये स्पर्म मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यही स्पर्म अब मूव करेगा, आउट होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. जो ट्यूब्यूल थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पास आउट होगा, प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मिएशन. बिल्कुल समझिए. यानी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस. क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस. एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसमें हेल्प करता है. क्लियर. उसके बाद स्पर्म बन गया. अब ये जो स्पर्म होता है ये इमोटाइल होता है और बहुत कम मोटिलिटी होती है, क्योंकि जब तक सिग्नल ब्रेन सेंड नहीं करेगा
तब तक ये मोटाइल नहीं होंगे। जब इनका मोमेंट स्लोली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के रास्ते से मूव करते करते आगे की तरफ चलते हैं तो हम लोग इसी को बोलते हैं स्पर्मिएशन, यानी आउट हो रहा है। ठीक है ना। अब स्पर्मिएशन जब हुआ तो यहाँ पे देखिएगा खास चीज़, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो है स्पर्मेटोगोनियम है, इनकी बार बार ये डिवाइड कर रही थी। इनकी कुछ सेल्स जो हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कही गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस सेकेंड आल्सो कॉल्ड माइटोटिक डिवीजन, स्पर्मेटिड बनी, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म मूव करते करते, यानी ये पूरे रीजन में फॉर्मेशन हो रहा है। मैं एक्चुअली बाहर दिखा रहा हूँ इस वजह से, ताकि पूरा स्टेप आपको समझ में आए। या ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये सर्तोली सेल क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन देती है ताकि ये जिंदा रह सके। क्लियर। अब ये यहाँ से मूव करेगी जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। अगर बात यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो मैं अगला टॉपिक ज़रूर जो है आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। मैं अब हार्मोनल हम लोग, अब देखिए हम लोग बात करते हैं बेटा हार्मोनल एक्शन फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है, कब बेटा फॉर्मेशन होता है, एट प्यूबर्टी। स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे होता है। मैं इस वाले टॉपिक में पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूंगा, अगले टॉपिक में oogenesis की बात करूंगा। तो यहाँ पे प्यूबर्टी पे फॉर्मेशन स्पर्म का होना शुरू हो जाता है। हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को थ्रू द GnRH, एक स्पेशल हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये एक्टिवेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है बेटा, एक्चुअल में इसका जो सिक्रीशन होता है फ्लैट PG, FSH, ALH, ACTH, TH, प्रोलैक्टिन एंड FSH, LH, ACTH, TH, प्रोलैक्टिन और G से ग्रोथ हार्मोन GH। यानी ये 6 हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होता है। लेकिन यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 ही हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस वजह से मैं 2 हार्मोन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है ना। ये आप लोग बाकी हार्मोन में पढ़िएगा। अब FSH क्या करता है बेटा, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक। LH लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, फॉर्मेशन करता है एंड्रोजन का। कौन से हार्मोन बेटा, एंड्रोजन, या हम लोग कहें टेस्टोस्टेरॉन। कौन से हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन कहें। तो यहाँ पे देखना LH किस पे हेल्प कर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल पे एक्ट करता है। लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती थी, लीडिंग सेल को ही हम लोग बोलते थे बेटा इंटरस्टिशियल सेल। हम लोगों ने इस तरह से इमेच्योर मेल जर्म सेल, सर्तोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखी। इसके बीच में जो सेल्स हम लोगों को दिख रही थी इसका नाम था बेटा इंटरस्टिशियल सेल कहें या लीडिंग सेल। ये फॉर्मेशन कर रहे थे एंड्रोजन का और टेस्टोस्टेरॉन का। टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट कर रहे थे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्टिमुलेट दी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। यानी यही एंड्रोजन बढ़ा रहे थे फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल सर्तोली सेल को स्टिमुलेट कर रहा था। ये सर्तोली सेल नर्स सेल कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी। क्या कर रही थी बेटा, सर्तोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रही थी। किसमें बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस में। याद रखना FSH यानी स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। और L से लीडिंग सेल एंड्रोजन का सिक्रीशन कर रहा था। यानी यही एंड्रोजन जब सिक्रीट हो रहा था तो हमारी बॉडी के अंदर
मेलनेस का कैरेक्टर आ रहा था, मसल स्ट्रांग हो रही थी, वाइड चेस्ट हो रही थी, आवाज़ में भारीपन डेवलप हो रहा था। यही हमें फीमेल से डिफ्रेंशिएट कर रहा था, ठीक है ना। हमारी बोन की ग्रोथ हो रही थी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहे थे, बियर्ड का आना हो रहा था, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जेनाइटेलिया का डेवलपमेंट करा रहा था, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है हो रहा था। यानी इसी टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की वजह से हमारे अंदर मेलनेस कैरेक्टर आए, मसल स्ट्रांग हुई, बोन की ग्रोथ हुई, मेलनेस कैरेक्टर आए, टशन हमारे अंदर डेवलप हुई, ठीक है ना। एफएसएच क्या कर रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा था। अब हम लोग जो है पढ़ लेते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं हम लोग बहुत तेजी के साथ। अगर हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो देखिएगा ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं बेटा स्पर्म। ये होता है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये होती है स्पर्म की मेम्ब्रेन, या हम लोग कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म कहें, या हम कहें सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। क्लियर। इसके अंदर इंजाइम पाए जा रहे थे जिसका नाम था बेटा एक्रोसिन। क्या नाम था, एक्रोसिन, या हम लोग कहें ट्रिप्सिन लाइक, या हम लोग कहें हायाल्यूरोनिडेज। क्लियर। एक्रोसोम, ट्रिप्सिन और हायाल्यूरोनिडेज, ये इंजाइम का एक्शन मैं आपको फर्टिलाइजेशन में बताऊंगा क्या मैकेनिज्म होती है इनके बाद, इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसके अंदर हम लोगों को हेड के अंदर दिखा था हैप्लॉइड न्यूक्लियस था। इसी हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर आपको तो पता होगा डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों को दिख रहा था नेक का पार्ट, ठीक। ये जो था बेटा ये सेंट्रियोल, नेक में ही सेंट्रियोल होती हैं, जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रही है। सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है ना। एस फेस में फॉर्मेशन होता है, मिडिल पेस में माइटोकॉन्ड्रिया, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मिडिल पीस में पाई जाती है। ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस। यही मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन कराता है, यही इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म के मोमेंट में। ये जो है लास्ट पार्ट जो था ये बेटा टेल था। क्या था, टेल। जो टेल का जब मोमेंट होता है तो यानी ये एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये टेल का मोमेंट थोड़ा सा मूव और तेज़ी से करता है जिससे स्पर्म का मोमेंट आगे की तरफ बढ़ सकता है। अगर हम लोग स्पर्म की बात करें तो कुछ खास बात देख लेते हैं। स्पर्म की जो पीएच होती है बेटा वो होती है 7.4, ठीक है ना। इसका कलर अगर हम लोग देखें होता है वाइट। अगर इसमें हम लोग देखें पर इजाकुलेशन 2 to 3 ml, ठीक है ना, वॉल्यूम सिग्रीट होता है पर इजाकुलेशन। वॉल्यूम का लेवल चेंज हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। पर इजाकुलेशन 2 से 3 ml, और 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं बेटा पर इजाकुलेशन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। इसी का 40% बहुत ही भयानक मोटिलिटी शो करता है, यानी विगरस मोटिलिटी शो करता है। क्लियर है बात यहाँ तक। यानी वॉल्यूम की अगर हम लोग स्पर्म में देखें, स्पर्म की जो पीएच होती है 7.4 होती है, कलर वाइट होता है, 2 to 3 ml वॉल्यूम होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, और उसमें से 40% वाइगरस मोटिलिटी शो करता है। ये वाइगरस मोटिलिटी शो करने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आप कभी भी दुखी हो जाएं तो आप स्पर्म से प्रेरणा लीजिए, क्योंकि एक स्पर्म सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म को फर्टिलाइज करना है, जबकि 200 से 300 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन होता है।
लोगों को बेटा प्रेरणा लेनी चाहिए स्पर्म से, क्योंकि एक स्पर्म को ही फर्टिलाइज करना होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन, जबकि फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ एक का, यानी जीतेगा एक। अगर हम लोग देखें ये यूटेरस है, ठीक है ना, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेराइन कैविटी से पास होता हुआ स्पर्म जाए और एम्पुलरी रीजन में आए। एम्पुला, बताइए इतनी लंबी डिस्टेंस कवर करना, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फिर उसके बाद जो है स्थमस, देन एम्पुला, एम्पुला इन्फंडिबुलम, खैर इन्फंडिबुलम से पास होता हुआ ओवा यहाँ तक आ जाता है। एम्पुलरी रीजन में इसका फ्यूज़न, सोचिए मेल कितनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। देखिए नेचर ने यहाँ भी मेलनेस कैरेक्टर दिया, वैसे भी मेल लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और फीमेल कम दूरी तय करती है। यहाँ से मेल चलता हुआ यहाँ आके वो भी एक स्पर्म को ही फर्टिलाइज करना होता है। सोचिए आप, प्रेरणा लीजिए आपके स्पर्म से कि स्पर्म इतनी लंबी दूरी ट्रैवल करता हुआ पहुँचता है फीमेल के पास। वैसे भी मेल बहुत एक्साइटेड होता है फीमेल के पास पहुंचने के लिए। मैं ये पूरी मैकेनिज़्म समझाऊंगा आपको फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पे स्पर्म की ये पूरी बातें अगर आपको समझ आ गई हों, मैं बाकी एक्रोसोमल, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म के अंदर दो चेंजेस होते हैं, एक होता है कैपासिटेशन, दूसरा होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। ये कैपासिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फर्टिलाइजेशन में। अगर कैपासिटेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए स्पर्म से, ठीक है ना। बहुत ख़ास चीज़ें होती हैं, मैं आपको फर्टिलाइजेशन में पूरा पढ़ाऊँगा। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा अगर चीज़ आपको समझ आई हो, अगला oogenesis मैं पढ़ाऊँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 5 बजे से 6 बजे तक लाइव क्लासेस हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है। जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। 5 बजे से 6 बजे तक, शाम में 5 बजे से 6 बजे तक। थैंक यू।